हे भगवान, ये बारिश ने तो काम करना दुश्वार कर रखा है। सुबह से खुदाई कर रहा हूँ, मिट्टी है कि थम ही नहीं रही। हम बीज कैसे रोपेंगे? लगता है इस साल भी फसल देखने को नहीं मिलेगी। देखो ना, जो भी थोड़ी बहुत फसल थी सब लगातार बारिश के कारण बर्बाद हो गई है। रो मत भाई, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मेरी किस्मत में रोना ही लिखा है भाई। दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन ये बारिश तूफान आकर सब तबाह कर देता है। अच्छा अब घर चल, बारिश में ज्यादा देर भीगने से कहीं तेरी तबीयत न खराब हो जाए। हाँ चलो, मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं कि अपने इलाज के लिए दवाइयाँ तक खरीद सकूं। गोपाल अपने दोस्त के साथ निराश चेहरा लिए खेत से निकलता है। दोनों अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। तभी रास्ते में गोपाल को एक धनी व्यक्ति अपनी बेटी के साथ खड़ा दिखता है। सुनो, ये मुखिया का घर कहाँ है? आप कौन है? मैं इस गांव का नया जमींदार हूँ। आज ही शहर से आया हूँ। जिसमें मुखिया का पता लिखा था वो पर्ची जरा मुझसे खो गई है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपको मुखिया जी के घर लिए चलता हूँ। इसके बाद वो सब मुखिया के घर चले जाते हैं। सब घर के अंदर घुसते हैं, पर गोपाल बाहर दहलीज पे ही खड़ा रहता है। तब जमींदार, क्या हुआ गोपाल, अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? मैं यह दहलीज पार नहीं कर सकता हूँ, यही मुखिया जी का नियम है। ये कैसा अजीब नियम है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जमींदार हैरान होकर सवाल पे सवाल किया जा रहा था। तभी मुखिया वहाँ आता है। इन गरीबों को मेरी चौखट पार करने की इजाजत नहीं है। मुखिया जी, आप ऐसे किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं। लोग गरीब अपनी मर्जी से नहीं बनते हैं। बेटी, मैंने तुझे कितनी बार कहा है बड़ों के बीच में मत बोलना। हम गांव में नए आए हैं, हो सकता है यहाँ की ये कोई परंपरा हो। माफ करना मुखिया जी, मैं आपकी दहलीज तक आया, अब मैं चलता हूँ। गोपाल मन में उदासी लिए वहाँ से चला जाता है। शाम होती है। गोपाल अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुँचता है, जहाँ उसकी पत्नी गंगा और उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। आप आ गए, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। कहो, अब तुम्हें क्या कहना है? आप बहुत दुखी लग रहे हैं, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस खेत के काम से परेशान हूँ। ऊपर से मुखिया के ताने, ऐसा लगता है जैसे गरीब होकर मैंने कोई पाप कर दिया है। अब उस कलमुहे मुखिया ने क्या किया? छोड़ ना माँ, गंगा बताओ क्या बात है? हम कब तक इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहेंगे? अब हमें पक्का मकान बना लेना चाहिए। अभी खेती जरा भी नहीं हो रही है। पक्का मकान तो दूर, एक ईंट तक खरीदने के पैसे नहीं है। इतना बोलकर गोपाल चुप्पी साधे अपने कमरे में चला जाता है। रात होती है, सब खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन गोपाल की माँ जगी अकेली घर की दहलीज में रात के अंधेरे में बैठी होती है। हे प्रभु, मैं चाहकर भी अपने बेटे को उसके अतीत की बातें नहीं बता पा रही। वो अपने अतीत को कोसता है, पर वो नहीं जानता असल में वो कितने बड़े घराने से है। गंगा की नींद खुलती है और वो भी माँ के पास आकर बैठ जाती है। माँ जी, आप इतनी रात गए यहाँ क्यों बैठी है? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए खुली हवा में बैठने आ गई। माँ जी, ये रात की बारिश कितनी भयंकर है ना। बारिश मन को सुकून देती है, लेकिन यही बारिश कई गरीबों के मन को अशांत भी कर देती है। तुम कहना क्या चाहती हो बहू? ऐसे पहेलियों में बात क्यों कर रही हो? जो कहना है साफ साफ कहो। अब देखिए ना, ये लगातार बारिश के कारण खेती नहीं हो रही है। गोपाल कितने परेशान हैं। ऊपर से लोगों के ताने। इस गांव में केवल हमारा ही मकान पक्का नहीं है। भगवान मेरी मदद कर, मुझे कोई रास्ता दिखा। अगर गोपाल को अतीत का सच पता चल गया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। माँ जी, आप क्या सोच रही है? कुछ नहीं, बहुत रात हो गई है, चलो सो जाते हैं। फिर दोनों सास बहू सोने चली जाती है। दिन बीतते हैं, बारिश का कहर और बढ़ता चला जाता है। अब तो खेत में फसल आने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। मैं अब इस खेती के काम में अपना समय नष्ट नहीं करूंगा। जब तक बारिश का मौसम है तब तक खेती होने से रही। ऐसे हिम्मत मत हारो मित्र, थोड़ा धीरज रखो, आज नहीं तो कल।
बारिश रुक ही जाएगी। माफ करना गोपाल, मुझे घर भी चलाना होता है। जा रहा हूं कोई दूसरा काम देखने। मेरी बात मान, तू भी जमीन पर मेहनत करना छोड़ दे। इतना बोलकर गोपाल का साथी खेत से चला जाता है। गोपाल उदास होकर वहीं कुछ देर बैठकर खेत देखने लगता है। रात होती है, गोपाल भीगते हुए घर आता है। तब गंगा, आप आ गए। मैंने आज आपकी पसंदीदा सब्जी बनाई है। गंगा, मुझे भूख नहीं है, माँ और तुम खा लेना। भूखे पेट सोएंगे क्या? थोड़ा तो खा लीजिए। जिद मत करो, मेरा मन नहीं है। इतना बोलकर गोपाल कमरे में सोने चला जाता है। अगली सुबह होती है, गंगा रोटियां पका रही होती है। तभी छत के कुछ टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं। बहू पीछे हटो, तुम्हारे सर पे चोट लग जाएगी। गंगा जल्दी से उठती है और तीनों घर के बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही देर में तूफान और बारिश के कारण गोपाल की छोटी सी कुटिया टूट फूट जाती है। भगवान, तू मुझसे किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है? अब मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? आप रोइए मत, हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। हाँ बेटा, रो मत, चल मुखिया से कुछ मदद मांगते हैं। उम्मीद तो कम है, पर शायद वो हमारी लाचारी पर थोड़ा रहम दिखा दे। इसके बाद वे लोग मुखिया से मिलने उसके घर चले जाते हैं। उन्हें घर के अंदर देख मुखिया अपने गुस्से से आपा खो देता है। तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के भीतर कदम रखने की? मुखिया जी, हम आपसे मदद की गुहार लगाने आए हैं। तूफान और बारिश के कहर ने हमसे हमारा घर छीन लिया। हमारी सहायता कीजिए। तुम गरीबों के साथ यही होना चाहिए। इतने साल बीत गए गांव में रहते रहते, आज तक तूने एक पक्का मकान तक नहीं बनाया। तू है ही मनहूस। आपको मुझे जितना कोसना है कोस लीजिए, मैं उफ तक नहीं करूंगा। इस बारिश में मैं अपनी पत्नी और माँ के लेकर कहाँ भटकूंगा? कुछ तो दया कीजिए। तुम तीनों अपने गरीब कदम मेरे घर से बाहर निकालो। कहीं तुम्हारी मनहूसियत के कारण मेरे घर भी लक्ष्मी आना बंद ना हो जाए। नासपीटे, तुझे मुखिया किसने बनाया? लोगों को पैसों से तोलता है, यही संस्कार है क्या तेरे? ए बुढ़िया, ज्यादा बोल मत, नहीं तो मैं तुम तीनों को गांव से निकाल दूंगा। गांव में रहने दे रहा हूँ, इस बात का शुक्र मनाओ। जैसी तेरी हरकत है ना, गरीबों की फुटकर पड़ेगी तुझे। चल बेटा, ये मुखिया से अब हमें कोई मदद नहीं लेनी है। इसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। 3 दिन और 2 रात ऐसे ही भूखे प्यासे बारिश में भीगने के बाद आखिरकार जंगल किनारे एक कच्चू का पेड़ दिखता है। मुझे एक सुझाव आया है। जब तक हमें रहने का कोई सही ठिकाना नहीं मिल जाता, क्यों ना हम इसी कच्चू के पेड़ के नीचे रहें। मुझे भी ये सुझाव सही लग रहा है। फिर वे लोग कच्चू के पेड़ के नीचे ठहर जाते हैं। कुछ दिन वहीं रुकने के बाद वे सब वहीं अपना बसेरा कर लेते हैं। हमें ठहरने का ठिकाना तो मिल गया, लेकिन अब हम खाएंगे क्या? हमारे पास सब्जियां खरीदने के पैसे ही नहीं हैं। मैं हर रोज काम की तलाश में बाहर जाता हूँ, पर कोई काम नहीं मिलता है। अभी भी मैं काम की तलाश में ही जा रहा हूँ। इतना बोलकर गोपाल फटे पुराने कपड़े पहने काम की तलाश में निकल पड़ता है। उसके जाते ही सास बहू खाना पकाने के जुगाड़ में लग जाती है। बहू, जब तक गोपाल घर आता है तब तक हमें कुछ न कुछ खाने का इंतजाम करना होगा। वही मैं सोच रही हूँ, क्या बनाऊं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फल खा खाकर मैं तो उब सी गई हूँ। दोनों परेशान होकर सोच ही रही होती हैं, तभी उनकी नजर कच्चू के पेड़ में फली कच्चू की सब्जी पे पड़ती है। बहू, ये देखो पेड़ में कच्चू फले हैं। चलो आज इसी की सब्जी बनाते हैं। अरे वाह, बैठे बिठाए हमें सब्जी मिल गई। आज तो स्वादिष्ट पकवान बनाऊंगी इन सब्जियों से। दोनों मिलकर कच्चू तोड़ती हैं और उसकी सब्जी बनाने में लग जाती है। देखते ही देखते सूरज ढलता है, रात होती है। गोपाल कुछ पैसे लेकर घर लौटता है। माँ, ये देखो, आज बड़े दिनों बाद मुझे मेहनत की कमाई मिली है। वाह जी, आपको काम मिल गया क्या? हाँ, एक भले इंसान ने अपने यहाँ मुझे काम पे रखा है। अब से मैं रोज उनके यहाँ काम करने जाया करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। भगवान करे तेरी सारी मुसीबतें एक पल में दूर हो जाएं और तू हमेशा ऐसे ही खुश रहे। आज बहुत दिनों बाद हम सबके चेहरे पे खुशियां आई हैं।
इसी बात पे हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। इतना बोलकर गंगा खाना परोसती है। वे लोग बड़े दिनों बाद सुकून से खाना खाते हैं। फिर गोपाल कहता, वाह गंगा, आज तो तुमने मन खुश कर दिया। ये कच्चू की सब्जी तो बड़ी मजेदार थी। खाना तो आज माँ ने बनाया है। स्वाद का जादू तो माँ के हाथों से आया है। याद है माँ, पहले तुम मुझे कच्चू की सब्जी कितना ज्यादा खिलाया करती थी। आज तो सारी पुरानी याद ताजा हो गई। तुझे कच्चू की सब्जी बहुत पसंद है ना? आज पेट भर के खा, बहुत सारी सब्जी बनी है। इसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह बारिश थमती है। सूरज खिला खिला सा गांव में उगता है। सास बहू अच्छे मौसम का मजा लेने के लिए सैर पे निकलती है। कितने दिनों बाद आज मौसम साफ हुआ है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे एक अरसा हो गया ऐसा साफ आसमान दिखे। तब गंगा दोनों गांव भर में घूम रही होती है। तभी माँ की नजर जमींदार पे पड़ती है और वो घबरा जाती है। बहू, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं आराम करने जा रही हूँ। अभी तक तो आप ठीक थी, अचानक क्या हो गया? तू सैर कर, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर माँ जमींदार के करीब आने से पहले ही वहाँ से भाग जाती है। माँ के जाते ही जमींदार अपनी बेटी कजरी के साथ गंगा के पास आता है। अरे बेटी, वो बाहर कौन थी जो अभी तुम्हारे साथ थी? वो तो मेरी सास है। आप उन्हें जानते हैं क्या? पता नहीं क्यों मुझे उनका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। खैर छोड़ो, ये बताओ यहाँ बाजार कहाँ है? मुझे अपनी बेटी के लिए नए कपड़े खरीदने हैं। अच्छा, आप ही वो नए जमींदार है जो अपनी बेटी के साथ हमारे गांव में रहने आए हैं? हाँ, मैं अभी नया हूँ ना, मुझे यहाँ के रास्ते पता नहीं। ऊपर से काम भी बहुत है, समझ नहीं आ रहा बाजार जाऊं या काम करूं। आप बेफिक्र होकर काम कीजिए, मैं आपकी बेटी को बाजार लेकर जाती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया बेटी, ऊपर वाला तुम्हें खुशियों से भर दे। गंगा को आशीर्वाद देकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गंगा चंपा के साथ बाजार चली जाती है। पूरे दिन खरीदारी करने के बाद शाम को गंगा चंपा के साथ घर लौटने लगती है। तभी चंपा कहती, भाभी, आपका घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है। मतलब कि पहले मैं अपने परिवार के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करती थी, पर मौसम के भयंकर रूप के कारण झोपड़ी टूट गई और हम सड़क पे आ गए। तो अभी आपके रहने का कोई ठिकाना नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो हम सब एक कच्छू के पेड़ के नीचे रह रहे हैं। बात करते करते दोनों जमींदार के घर पहुंचते हैं। चंपा गंगा को घर के अंदर लेकर जाती है, जहां गंगा गोपाल को दिखती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था ना, एक भले आदमी ने मुझे काम पे रखा है। जमींदार साहब ही है वो। वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? भैया, ये मेरे साथ बाजार गई थी। उन्होंने खरीदारी में मेरी मदद की, इसीलिए मैं इन्हें चाय पिलाने घर लाई हूँ। अरे नहीं, हम गरीब हैं। आप जैसे बड़े लोगों के घर में चाय पीकर आपका अपमान कैसे कर सकते हैं? ये सब बेतुकी बातें हैं। मैं या मेरे पिताजी ऐसी छोटी सोच नहीं रखते हैं। हमारे लिए सब एक बराबर है। इतना बोलकर चंपा दोनों के लिए बड़े प्यार से चाय बनाती है और दोनों के साथ बैठकर पीती है। कुछ देर तीनों बातें करते हैं, फिर गंगा गोपाल के साथ निकल जाती है। दोनों घर आते हैं, तब माँ दोनों के ऊपर भड़क उठती है। कहाँ रह गए थे दोनों? मैं कब से तुम दोनों की राह तक रही थी। गुस्सा क्यों हो रही हो माँ? हम दोनों तो जमींदार साहब के घर में थे। वो लोग रईस तो है ही, साथ में दिल के भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, हमारे साथ कितने अच्छे से पेश आ रहे थे। और तो और जमींदार की बेटी मुझे भैया मानती है। ऐसा लगता है जैसे वो सच में मेरी बहन हो। तेरी कोई बहन नहीं है, तू मेरा बेटा है, समझा? बहुत हुआ, हम कल सुबह ही इस गांव से निकल जाएंगे। पर क्यों माँ जी, ऐसा क्या हो गया? मैंने जो कह दिया सो कह दिया। ये तेरी कैसी जिद है माँ? अभी अभी तो बारिश थमी है, खेती का काम फिर से शुरू होने के कगार पे है, और तू गांव छोड़ने की बात कर रही है। अगर तुझे इस गांव में रहना है तो तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त माँ जी? तुम दोनों उस जमींदार के घर कभी नहीं जाओगे।
और न ही उसके आसपास भटकोगे। आखिर तुझे उन भले लोगों से दिक्कत क्या है माँ? मैं हर बात तुझे नहीं बता सकती। या तो मेरी शर्त मान या फिर गांव छोड़ दे। ठीक है, हम नहीं मिलेंगे उससे। माँ के गुस्से के आगे दोनों चुप्पी साधे खड़े होते हैं। दिन बीतते हैं। अब गोपाल जमींदार के यहाँ काम करने नहीं जाता है, जिस कारण पैसों की फिर से तंगी होने लगती है। इसलिए माँ और गंगा कच्चू की सब्जियां बनाकर घर घर बेचने लगती है। एक दिन गंगा जमींदार के घर कच्चू की सब्जी बेचने जाती है। चंपा दीदी, जल्दी से सब्जी ले लीजिए, मुझे जाना है। माँ जी को पता चल गया कि मैं यहाँ आई हूँ तो बहुत भड़केंगी। आपकी सास हमसे इतनी नफरत क्यों करती है? हम तो कभी मिले भी नहीं। मुझे नहीं पता, कुछ बताती भी नहीं है। मुझे तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा लग रहा है। आप चाहे तो हम दोनों मिलकर इस राज का पता लगा सकते हैं। आप कल सब्जी लेने के बहाने मेरे यहाँ आना, फिर देखते हैं क्या करना है। इतना बोलकर गंगा चोरी छुपे जमींदार के घर से निकलती है। अगली सुबह गंगा और माँ कच्चू की सब्जी बना रही होती है। तभी चंपा वहाँ आती है। माँ जी, मुझे सब्जी खरीदनी है। सुना है आपके हाथों की कच्चू की सब्जी में जादू है। ए लड़की, तू यहाँ क्यों आई है? तुझे कोई सब्जी वबची नहीं मिलेगी। चल भाग यहाँ से। माँ जी, ऐसे बात मत कीजिए। ये हमारी ग्राहक है और ग्राहक तो भगवान का रूप होते हैं। बहू, इसे जल्दी जल्दी सब्जी देकर भगा यहाँ से। मेरा सर घूम रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना बोलकर माँ गुस्से में सोने चली जाती है। उनके जाते ही गंगा कहती, चंपा बहन, देखा तुमने, कुछ दिनों से माँ जी का रवैया बदल सा गया है। लगता है तुम्हारी सास मेरे पिताजी को और मुझे बहुत अच्छे से जानती है। पर हैरानी की बात है कि मैं उन्हें नहीं जानती। उनके ऊपर कड़ी नजर रखनी होगी, तब जाकर कोई सुराग हाथ लगेगा। हाँ, सही कह रही हो। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ। पिताजी मेरी राह देखते होंगे। इतना बोलकर चंपा कच्चू की सब्जी लिए अपने घर चली जाती है। रात होती है। चंपा अपने पिता को खाना देती है। खाने में उसने कच्चू की सब्जी भी रखी थी, जिसे खाकर जमींदार कहता, ये कच्चू की सब्जी तो उसकी बनाई हुई है। आप किसकी बात कर रहे हैं पिताजी? चंपा, तुम ये सब्जी कहाँ से लाई हो? ये स्वाद मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। जितना इस सब्जी में स्वाद है, उतना ही इसे बनाने वाली के दिल में छल है। पिताजी, हुआ क्या है? कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। पहले मुझे उस औरत के पास ले चलो, अभी के अभी। तुम्हें सब वहीं पता चल जाएगा। इसके बाद दोनों बाप बेटी बिना एक क्षण की देरी किए कच्चू के पेड़ के नीचे चले जाते हैं। कहाँ है वो पापी? बाहर निकालो उसे। उसने मुझसे मेरा बेटा छीना है। शोर शराबा सुनकर माँ, गंगा और गोपाल बाहर निकलते हैं। माँ जमींदार को देखते ही माफी मांगने लगती है। माफ कर दीजिए मालिक, मैंने जो किया ममता के मोह में आकर किया। मेरा बेटा कहाँ है? गोपाल ही आपका बेटा है। यह तुम क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, ये तेरे असली पिता है। मैं इनके यहाँ नौकरानी का काम किया करती थी। मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं तुझे चुरा कर भाग गई थी। तुझे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए। भले ही इन्होंने मुझे मेरे पिता से चुराया, लेकिन इन्होंने मुझे प्यार देने में कभी कमी नहीं की। मैं अब भी इन्हें अपनी माँ मानता हूँ। बेटा, तू मेरा चल मेरे साथ, इस गरीबी से निकल चल। मैं जहाँ भी जाऊंगा अपने परिवार को साथ लेकर जाऊंगा। पिताजी, हम सब एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। अब माफ कर दीजिए इन्हें। ठीक है। इस कच्चू के पेड़ ने तो हम सब की किस्मत ही बदल दी। शायद इसे ही तकदीर का लिखा कहते हैं। सब जमींदार के साथ उसके घर चले गए और खुशी खुशी एक परिवार की तरह रहने लगे।